हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग का चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में फ्रेंड्स 18 अक्टूबर बिजनेस लाइन देखेंगे। आप वीडियो एंड तक देखना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे इसको अपन। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है, अभी कुछ दिनों पहले जो एडिबल ऑयल्स है उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया है। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया है, तो उसके अराउंड चर्चा में आ गया कि टैरिफ वैल्यू को भी रिवाइज किया है इन्होंने। तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुआ, उसके बाद में जो टैरिफ वैल्यू एडिबल ऑयल्स यहाँ पे लिस्ट दिया गया है उसको बढ़ा दिया गया है। उसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो रिटेल प्राइस है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम रिडक्शन होगा। ठीक है, मतलब 6 से 8 रुपये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन कम रिडक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो टैरिफ वैल्यू है क्या होती है, क्योंकि इसमें डिटेल में दिया गया आर्टिकल में। तो टैरिफ वैल्यू को हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ वैल्यू जो होती है फ्रेंड्स, बेसिकली टैरिफ वैल्यू जो है उसके ऊपर ही इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, एड वैल्यू, और आपको पता है परसेंटेज ऑफ वैल्यू। उसके बाद में अगर टैरिफ ड्यूटी की बात करते हैं, टैरिफ वैल्यू की, तो टैरिफ वैल्यू यहाँ दिया साफ साफ दिया गया है कि जो कस्टम्स एक्ट 1962 है, कस्टम्स एक्ट 1962, इसके सेक्शन नंबर 14 इसमें दिया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ये फिक्स करेगा टैरिफ वैल्यू फॉर एनी क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स एंड द ड्यूटी शैल बी चार्जेबल विद रेफरेंस टू सच टैरिफ वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। कस्टम्स एक्ट कब पास हुआ था? 1962, सेक्शन 14 के तहत टैरिफ वैल्यू डिसाइड करने का पावर मिलता है सीबीआईसी को। और एक चीज और हम इसमें देखें तो अभी हमारा इंपोर्ट लगभग जो रिक्वायरमेंट है 65% हम इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा एक ट्रम और यहाँ पे, उस ट्रम को मैं आपको बता देता हूँ, आरबीडी। आरबीडी जो ट्रम है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है रिफाइंड ब्लीच्ड एंड डिओडाइज्ड। ठीक है, ये हमारा इस न्यूज का आर्टिकल खत्म हुआ। उसके अलावा एक इधर देखते हैं, एनसीएलटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यहाँ पे आते हैं तो ये पर्टिकुलर न्यूज, तमिलनाडु की जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं वो बंद होने कगार पे, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे एक अपने को ध्यान रखना, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक पूछा जा सकता है कि सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत जो छोटी छोटी सिटीज हैं उन तक भी उड़ान को बढ़ावा देना, उनको भी एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। तो ठीक है, तो बाकी बोल बच्चन की गरी की गई है बस। यहाँ पे दो और फुल फॉर्म्स है, CDSCO पूछा जा सकता है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और DCGIC ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म्स पूछी जा सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे। और इसके अलावा यहाँ पे ऑयल सीड्स इस शोइंग की डेटा दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर से भी, तो आपको पता रहना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट LRS, जो आरबीआई की जो स्कीम है, लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है। ठीक है, अभी रिसेंटली आरबीआई ने डाटा निकाला है कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो 1.31 बिलियन डॉलर टोटल LRS आया है। ठीक है, इससे इंक्रीज हुआ बेसिकली। बेसिकली अगर आपको पूछे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 31%, और टोटल वैल्यू का कितना कितना हो गया, 1.31 बिलियन डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अलावा हम बात करते हैं जो LRS स्कीम के तहत लिमिट क्या है। जो आरबीआई के नॉर्म्स है, सारे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, ठीक है, इंडिविजुअल रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू 2.5 लाख डॉलर, सॉरी, 2,50,000 डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट है। एनी परमिजिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों ही अकाउंट में LRS के अंदर लिमिट किया जा सकता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 4 फरवरी 2004, और जब लिमिट कितनी थी, 25,000 डॉलर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिर आपको पता लगेगा अरे पता नहीं पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आ गया। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो पेपर इजी आता है। 4 फरवरी 2004 लिमिट थी 25,000 डॉलर। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ बातें की गई है, कैपिटल और करंट दोनों की मल्टीपल स्टेटमेंट। आरबीआई ग्रेड में तो देख सकता है, मल्टीपल 2 स्टेटमेंट दे दिया LRS स्कीम के बारे में, यहाँ से पिक कर लिया, तो तैयार रहो आप इस तरीके से। इसके अलावा ये देखो फुल फॉर्म भी ऐसे पूछता रहता है, ऐसे आर्टिकल में आ जाती है, फुल फॉर्म पूछ लिया। उसके अलावा एक और एजेंसी न्यूज में रहती है, आप पढ़ लो इसको, सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस काउंसिल एंड काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर।
ठीक है। और उसके अलावा एक है सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस। दोनों ही संस्थाएं काफी टाइम से न्यूज में एयर पॉल्यूशन के बारे में कुछ डाटा निकाला था कुछ टाइम पहले। देखो इसके अलावा एक छोटा सा जीएसटी के बारे में कुछ आर्टिकल दिया है, तो यहाँ पे वही बेसिकली 30 जून 2017 के पहले के कुछ ट्रांजैक्शन दिया था। इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अब आते हैं इस मेन मुद्दे के और काम के आर्टिकल पर। बेसिकली अगर बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डब्ल्यूटीओ के बारे में बात की गई है। जल्दी पहले तो डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। फरवरी में नया पॉइंट हुआ था ये, और इसका कंट्री पूछा था, नाम पूछा था, कई सारी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? नगोजी ओकोंजो इवेला, डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, नाइजीरिया की है। अब बात करते हैं 12वां नंबर का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा MC12, जो अभी होने वाला है जेनेवा में, नवंबर 30 से लगा दिसंबर 3 तक। अब इसके अंदर एक और बात है कि जो बेसिकली जो कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया कुछ कंसर्न्स हैं उनको मैं एड्रेस करने के लिए मीट करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गोयल जी। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया बेसिकली कि जो रिच कंट्रीज है अपने फिशरीज और फार्म सब्सिडीज को सपोर्ट करके अपने बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज का नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में बेसिकली कंसर्न है। तो ये 2020 के अंदर कजाकिस्तान में शेड्यूल थी मीटिंग, लेकिन कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन करके 2021 में होगी। और कहाँ पे होगी? जेनेवा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और फाइनेंस का आर्टिकल है वही जीएसटी, एनसीएलटी, ये सब आईबीसी वगैरह के आसपास। आईबीसी काफी चर्चा में रहता है, क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो सेक्शंस को मेंशन किया गया आईबीसी को, वो देख लो आप। आईबीसी का सेक्शन 25 है, जो बेसिकली सेक्शन 25 है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, उसकी ड्यूटीज को डिफाइन करता है। ठीक है, और सेक्शन 28 जो मतलब जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRP के अंदर कुछ ड्यूटीज है COC की अप्रूवल, उसके बारे में बात करता है। इस आर्टिकल में बात करते हैं तो वही जीसैप जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम उसके बारे में होल्ड किया हो, और साथ में बॉन्ड इल्ड्स वगैरह के बारे में, यूएस ट्रेजरी इल्ड्स के बारे में दिया गया है। तो आपको पता रहना चाहिए, बॉन्ड इल्ड्स वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ओपीसी दिया गया। ओपीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, हेडक्वार्टर पूछ सकता है, ओपीसी प्लस का क्या होता है, आईईए भी दिया जाएगा फुल फॉर्म, और हेडक्वार्टर ये सब पूछ सकता है। एनर्जी की वजह से अभी काफी चर्चा में है सब चीजें, एजेंसी। अभी आपको पता आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको बारे में चर्चा चल रही है, कुछ इंट्रोड्यूस करेगा। तो सीबीडीसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है पहला। और दूसरा एक बुक है यहाँ पे डिजिटल मनी मैटर्स के ऊपर, द फ्यूचर ऑफ मनी, हाउ द डिजिटल रिवोल्यूशन इज ट्रांसफॉर्मिंग करेंसीज एंड फाइनेंस, रिटन बाय ईश्वर प्रसाद। ठीक है, पता रखना, क्योंकि डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने के कगार पे इंडिया आरबीआई, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो पर्टिकुलर पेज है इसके अंदर जो बिजनेस लॉज है उनके बारे में बातें की गई है। तो इस पर्टिकुलर पेज में भर भर के बातें की गई। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 और सेक्शन 34। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो बिजनेस लॉज है उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। तो आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद कर लेना कि आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट 1996। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा तो लगना अरे पता नहीं कहाँ से आ गया, बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, एग्जामिनर कहाँ से पूछ रहा है। पेपर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन इजी लगेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं आता। और फिर से अपन अपन तो काफी टाइम से देख रहे हैं, देखो नेट जीरो वगैरह सब कॉन्सेप्ट अपन बार बार चिल्ला चिल्ला के न्यूज़पेपर वाले बोल बोल के थक चुके हैं। उसके अलावा COP 26 के बारे में थक चुके हैं सब। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपको मतलब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर वाले बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप अब भी चीजों को डिटेल में नहीं देख रहे हो, तो मतलब क्या ही कहें। और अगर बात किया जाए तो कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन आया था कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस टाइप की मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चंस जो पेपर सेट रहा है उसका अलग तरीके से दिमाग चलाता है पेपर बनाते टाइम, तो आप भी अपना दिमाग वैसे ही चलाइए, ना कि कोचिंग वाले जो बड़े बड़े 300 पेजेस के मटेरियल है उसकी तरह मत चलाओ। आप अपने हिसाब से रेगुलर बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे ग्रीन हाउस गैस के बारे में दिया गया CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, और इसके अंदर बातें की गई वही क्या होता है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, और उसके बारे में मीथेन का क्या कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे लेग्यूम्स सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर कट दिया है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और अगर मान लो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहती। ऐसे इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करते रहो ताकि अपन वीडियोस बनाते रहे। यार वीडियो में 50% टाइम का ही व्यू आता है, सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो